गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम मित्तल फ्रॉम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। आज हम संस्कृत पढ़ेंगे क्लास 11th एंड 12th की। बच्चों 11th और 12th में मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था जिसका नाम था अलंकार। जिसका क्या नाम था बच्चों? अलंकार था। और इसका जो स्टार्टिंग का जो पार्ट है, जो पार्ट फर्स्ट है, वो मैंने आपको क्लियर करवा दिया था, जिसमें मैंने आपको अलंकार की परिभाषा बताई थी और अलंकार के भेदों के बारे में बताया था। ठीक है बच्चों, उसके दो भेद हैं। मैंने आपको बताया था कि शब्दालंकार और अर्थालंकार। और शब्दालंकार में कौन कौन से भेद आते हैं, अलंकार के उसके अर्थालंकार के कौन कौन से भेद है, वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए थे प्रीवियस वीडियो में। तो बच्चों आगे हम चलते हैं। जो हमारा शब्दालंकार था उसका जो फर्स्ट जो भेद था वो हम उसकी तरफ चलते हैं। जो पहला हमने वो था हमारा अनुप्रास अलंकार। वो हमारा क्या था? अनुप्रास अलंकार। मैंने आपको बताया था कि आपके सिलेबस में ओनली 8 अलंकार हैं और उन 8 अलंकार को ही हम पढ़ेंगे, जिसमें से जो पहला अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार। तो आज हम अनुप्रास अलंकार के बारे में जानेंगे कि अनुप्रास अलंकार होता क्या है। बच्चों जब हम कोई भी काव्य पंक्तियाँ पढ़ते हैं, हमारी बुक के अंदर जब हम कोई भी काव्य पंक्तियाँ पढ़ते होंगे तो आपने उसमें देखा होगा, जब कोई तुकांत शब्द होता है तो उसमें कई जो वर्ण होते हैं वो सेम आते हैं। वो क्या आते हैं? एक जैसे आते हैं, यानी उनकी जो आवृत्ति होती है वो एक बार होती है और कई वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार भी हो जाती है। तो बच्चों अगर किसी काव्य पंक्तियों में आपको वर्णों की जो आवृत्ति है वो एक से अधिक बार दिखाई दे, कितनी बार? एक से अधिक बार दिखाई दे, तो आप वहाँ पे समझ लीजिएगा कि वो हमारा कौन सा अलंकार है? वो हमारा अनुप्रास अलंकार है। तो चलो बच्चों हम इसके डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि अनुप्रास अलंकार की डेफिनेशन क्या है। तो चलिए देखिए, अनुप्रास अलंकार जहाँ काव्य पंक्ति में, मैंने आपको अभी अभी जस्ट बताया, जहाँ काव्य पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति एक बार हो या एक से अधिक बार हो, एक से यहाँ पे आप लिख लेंगे एक से अधिक बार हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। वहाँ कौन सा अलंकार होता है बच्चों? वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। बच्चों मैं फिर आपको बता रही हूँ कि जहाँ पर वर्णों की जो आवृत्ति है वो क्या होनी चाहिए? एक से अधिक बार होनी चाहिए। वहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार होगा? वहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। तो बच्चों देखिए, जैसे उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। उदाहरण में आप देखिए यहाँ पे, भगवान भक्तों की भयंकर भीति भगाइए, कि भगवान भक्तों की भयंकर भीति भगाइए। अब आप यहाँ पर नोटिस कीजिए बच्चों, यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि देखिए भगवान में भ, ठीक है, भगवान में भ, भक्तों में भ, भयंकर में भ, भीति में भ और भगाइए में भ। यानी यहाँ पर जो भ वर्ण है उसकी आवृत्ति एक से अधिक बार की गई है। उसकी आवृत्ति कैसे की गई है बच्चों? उसकी आवृत्ति एक से अधिक बार की गई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर हमारा बच्चों अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है बच्चों, ये अच्छा से समझ में आ गया आपको। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती हो, एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार होती हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे भगवान भक्तों की भीति भगाइए, भयंकर भीति भगाइए, तो यहाँ पे भ और भ, तो यहाँ पे भ वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार की गई है, इसलिए यहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इसके
किसकी तरफ चलते हैं, भेदों की तरफ चलते हैं। अनुप्रास अलंकार आपको अच्छे से समझ में आ गया कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ पे एक वर्ण से अधिक की आवर्ती एक से अधिक बार हो। ठीक है, उसके बाद में देखिए इसके भी निम्न भेद हैं। कौन कौन से हैं, अनुप्रास का जो पहला भेद है वो है बच्चों छेका अनुप्रास। वो क्या है, छेका अनुप्रास। देखिए इसके अंदर छेका अनुप्रास में इसमें एक या एक से अधिक वर्णों की, मतलब एक वर्ण भी हो सकते हैं, दो वर्ण भी हो सकता है और तीन वर्ण भी हो सकता है, यानी एक से अधिक वर्ण हो सकते हैं। वर्णों की आवर्ती केवल एक, बच्चों मैंने क्या बोला, केवल एक ही बार होती है। केवल कितनी बार होती है, एक ही बार होती है। जैसे देखिए कानन, कठिन, भयंकर, भारी। तो यहाँ पे जो क वर्ण है उसकी आवर्ती जो है वो एक ही बार हो रही है, यानी एक बार तो अब यहाँ पे कानन लिखा हुआ है और इस क की जो वर्ण की आवर्ती है वो एक बार और हो रही है, जो किस में आ रहा है, कठिन में। जो किस में आ रहा है बच्चों, कठिन में आ रहा है। उसी प्रकार इसके आगे लिखा हुआ है भयंकर, भारी। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है बच्चों, भयंकर, भारी। तो भयंकर भारी में भी देखो बच्चों क्या आ रहा है, भयंकर में भ, यानी भ वर्ण की आवर्ती सिर्फ एक बार हो रही है, जो किसमें हो रही है, भारी में। जो किसमें हो रही है बच्चों, भारी में। तो इट मीन्स यहाँ पे कहने का क्या अर्थ है बच्चों, यहाँ पे इसका ये अर्थ है कि जहाँ पे एक या फिर एक से अधिक वर्ण भी आ सकते हैं, उनकी जो आवर्ती होगी वो सिर्फ एक बार होगी। वो कितनी बार होगी बच्चों, वो सिर्फ एक बार होगी। वहाँ पर हमारा कौन सा अनुप्रास होगा, वहाँ पे हमारा छेका अनुप्रास होगा। कौन सा अनुप्रास होगा बच्चों, छेका अनुप्रास होगा। समझ में आ गया आपको यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट भेद की तरफ चलते हैं। तो दूसरा जो भेद है हमारा वो है वृत्त्या अनुप्रास। वो कौन सा अनुप्रास है बच्चों, वृत्त्या अनुप्रास। अब देखिए बच्चों वृत्त्या अनुप्रास, अब यहाँ पर क्या है, एक या एक से अधिक वर्ण। मैंने आपको बताया एक वर्ण भी हो सकता है और दो वर्ण भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक से अधिक वर्णों की आवर्ती एक से अधिक बार होती है। अब बच्चों अभी यहाँ पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि देखिए छेका अनुप्रास में तो क्या था, जो वर्ण है उसकी आवर्ती सिर्फ एक बार हो रही थी, उसके बाद में आवर्ती नहीं होगी। लेकिन जो हमारा वृत्त्या अनुप्रास है बच्चों, वृत्त्या अनुप्रास में वर्णों की जो आवर्ती होती है वो एक से अधिक बार होती है। वो कैसे होती है बच्चों, एक से अधिक बार होती है। जैसे देखिए, जैसे वीरति, विवेक, विमल, विज्ञानी। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात है कि आपको ये ध्यान देना है, देखिए वीरति में वी वर्ण है, उसी तरह विवेक में व वर्ण है, विमल में व है और विज्ञानी में व है। तो यहाँ पे व वर्ण की आवर्ती 3 बार हुई है। यहाँ पे व वर्ण की आवर्ती कितनी बार हुई है बच्चों, 3 बार हुई है। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे वर्ण की आवर्ती एक से अधिक बार हो रही है, और जहाँ पर वर्ण की आवर्ती एक से अधिक बार होगी वहाँ पर हमारा कौन सा अनुप्रास होगा, वहाँ पर हमारा वृत्त्या अनुप्रास होगा। समझ में आया बच्चों आपको ये? छेका अनुप्रास में एक बार आवर्ती होगी, वृत्त्या अनुप्रास में एक से अधिक बार आवर्ती होगी। आगे हम चलते हैं इसके नेक्स्ट भेद की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा भेद है वो है श्रुत्या अनुप्रास। वो हमारा कौन सा है, श्रुत्या अनुप्रास। बच्चों जहाँ ऐसे वर्णों की आवर्ती हो, ध्यान से सुनना आप, जहाँ ऐसे वर्णों की आवर्ती हो जो मुख के एक ही उच्चारण स्थान, या मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ, जहाँ मुख के एक ही उच्चारण स्थान। अब बच्चों उच्चारण स्थान आपने बहुत अच्छे से पढ़े हैं। आपने पढ़ा होगा कि जैसे ना क्या कहते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, ये हमारे उच्चारण स्थान हैं। तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। जैसे कंठ के अंदर आता है और क्या आता है, जो क वर्ण है, जो क वर्ग है, क ख ग घ, ठीक है, ये सारा आता है ना। तो जो हमारे उच्चारण स्थान में, इसमें क्या होगा कि जो भी काव्य पंक्ति होगी बच्चों, उस काव्य पंक्ति में जो भी वर्ण होंगे वो सारे वर्ण एक ही उच्चारण स्थान से होंगे।
सारे वर्ण क्या होंगे, एक ही उच्चारण स्थान से होंगे। और वो आपको इसको आपको समझने के लिए सबसे पहले आपको उच्चारण स्थानों के बारे में जानना होगा। ठीक है, अगर आपको पता है कि कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है तो आप इजीली इसको समझ भी जाएंगे और इजीली इसकी पहचान भी कर लेंगे। तो बच्चों, इसमें आपको देखिए ध्यान देने वाली बात है, श्रुत्यानुप्रास के नाम से ही पता चल रहा है कि जो सुनने में एक जैसे हो, यानी जिनके इन वर्णों को बोलने पर जो उच्चारण स्थान है वो क्या, दबाव एक ही जगह से लगता हो, यानी इनका जो उच्चारण स्थान है वो एक ही हो से उच्चारित हो, वहां श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे दिनांत, था, थे, दिन, नाथ, डूबते। आप देखो बेटो बच्चों, देखिए ये हमारा जो दंता में आता है, आपने पढ़े होंगे, दंत पढ़ा होगा उच्चारण स्थान। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये इनका जो उच्चारण स्थान है वो दंत है। दंत में कौन सा आता है, त, थ, ध, ध, न, है ना, यही आता है। तो देखो बच्चों, इसमें द भी आ रहा है, त भी आ रहा है, थ भी आ रहा है। ठीक है, तो अधिकतर जो उच्चारण स्थान आ रहे हैं वो एक ही जगह से आ रहे हैं। अधिकतर जो मोस्टली जो इसमें उच्चारण स्थान आ रहे हैं वो एक से अधिक जो उच्चारण स्थान वो एक ही जगह से आ रहे हैं। एक से अधिक वर्ण जब एक ही उच्चारण स्थान से आए तो वहाँ पर हमारा श्रुत्यानुप्रास होता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो इसके लिए आपको सबसे पहले उच्चारण स्थानों के बारे में जानना होगा और इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि किसका कौन कौन से उच्चारण स्थान होते हैं। अगर आपको वो समझ में आ गया तो आपको ये वाला भेद बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, ये हमारे 3 भेद थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था अनुप्रास अलंकार, एक से अधिक वर्णों की आवर्ती होती है। ठीक है, उसके बाद में हमने इसके 3 भेद पढ़े, जो कौन कौन से थे, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। तो बच्चों, ये 3 भेद मैंने आपको पढ़ाए हैं। आज हम सिर्फ इन्हीं के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे के भेदों के बारे में बताऊंगी। तो बच्चों चलिए, आज आपका होमवर्क क्या है, इसमें होमवर्क में आपको क्या करना है, आपने जो वर्क किया है उसी के आगे आप फर्स्ट नंबर डाल के वही अनुप्रास अलंकार लिखेंगे और उसके बाद में इसी तरह से जो पूरा मैंने लिखा है आप भी उसी प्रकार से अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों चलिए, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका था, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।